हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड का यश में आपका स्वागत है। यूपी पीजीटी का 2009 का पेपर पूरा फुल पेपर 125 क्वेश्चन, मैराथन क्लास नंबर 18 लगातार, और 18 ही तारीख है, 18 अगस्त 2021 को पेपर होना है। 2:30 बजे तक का टाइम है, 8 दिन बचे हैं। जल्दी से अपनी पेटियां कस लो, बेल्ट कस लो और जल्दी से तैयार हो जाओ मैराथन क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर की। यहाँ पे मैं 2009 का पूरा पेपर डिस्कस करूंगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश एग्जाम पेपर 2009 पहला एडिशन लिरिकल बैलेट का कब आया था? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, 1798 में आया था और एस.टी. कॉलरेज ने और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिखा था, लेकिन उन दोनों का ही नाम इसमें नहीं आया था। एस.टी. कॉलरेज की 4 पोएम इसमें थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम थी, टोटल 23 पोएम आई थी। टोटल इसमें 23 पोएम थी। टिंटरिन एबे फेमस पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की रही है। एस.टी. कॉलरेज की ए मैरिनर वाली पोएम एल्बाट्रोस वाली फेमस रही है 1798। इसके बाद 1798 में आने के बाद इसका दूसरा पार्ट आया, सेकेंड पार्ट, जिसका प्रीफेस भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। कॉलरेज का कोई इसमें रूप नहीं रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा, 1800 में आया। फिर तीसरा इसका 1803 में आया, तीसरा, और चौथा पार्ट लिरिकल बैलेट का 1805 में आया। और 1798 में लिरिकल बैलेट से ही रोमांटिज्म की शुरुआत मानी जाती है, कि रोमांटिज्म शुरू हुआ था, ये भी माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। लगातार आपके लिए एक मैराथन क्लास चल रही है लाइव, और मेरे साथ जुड़े रहिए इस क्लास को करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेस। प्रील्यूड को, जो वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, कहते हैं इसको इन्होंने 1805 में ही पूरा कर लिया था, लेकिन छपी थी ये इनकी मृत्यु के बाद, और इनकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने इसको छपाया था। उन्होंने इसे प्रील्यूड नाम दिया था। इन्होंने ये पोएम रेफर की थी एस.टी. कॉलरेज को। कहते हैं एस.टी. कॉलरेज जिनके पक्के मित्र थे। द वर्ड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ टिंटरिन एबे प्रील्यूड, वर्ड इज टू मच विद अस। एस.टी. कॉलरेज को इन्होंने रेफर की थी, उनको लेटर लिखा करते थे, उनको एड्रेस की थी इन्होंने प्रील्यूड। ठीक है, याद रखिएगा। प्रील्यूड में जो टोटल है 14 पार्ट है, याद रखिएगा। 14 पार्ट में डिवाइड है। अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के उन्होंने डिस्कवर किए। एक और चीज आती है कि एपिक में 12 बुक होती हैं, और जॉन मिल्टन का लार्जेस्ट एपिक है पैराडाइज लोस्ट। याद रखिएगा, पैराडाइज लोस्ट में 12 किताबें थी, प्रील्यूड में 14 थी। ये दोनों चीजें आपको याद रखें। इन 3 years she grew, the little girl will be supportive as। 3 साल वो खेली बड़ी। 3 साल की इनकी बेटी कैथरीन विलियम वर्ड्सवर्थ की मर गई थी, और उसे इन्होंने कहा था फॉन। फॉन मीन्स जैसे एक हिरन का बच्चा होता है। ये पूरी पोएम मैंने आपको दी थी, इसे देखिएगा, पढ़िएगा, इससे आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। जो मेरी समरीज होती हैं उन्हें भी देखा करो। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, तो उन्होंने अपनी बेटी को एक हिरन कहा था, और उसका दुख इन्हें पूरी ताउम्र रहता था। विच वर्क वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कीट्स एज ए फेवरिश अटेम्प्ट rather than a deed accomplished। एक फेवरिश अटेम्प्ट है, बस ऐसे ही लिख डाला, एक पूरी तरह से किया गया कार्य नहीं है, एकम्प्लिश नहीं है। कौन से वर्क को बोला जाता है? ये बोला जाता है, इनका जो वर्क है वह एंडीमियन। एंडीमियन में द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ब्यूटी का पहली लाइन एंडीमियन की इन्होंने इसी से स्टार्ट की, और जबरदस्त वर्क माना जाता है जॉन कीट्स का। Knowing within myself the manner in which this poem has been produced, it is not without a feeling of regret that I make it public. What manner I mean will be quite clear to the reader, who must soon perceive great inexperience, immaturity, and every error denoting a feverish attempt rather than a deed accomplished। ये बात जो कीट्स ने कही थी कि रीडर इसे ऐसा ना माने कि मैंने इसे दुख में लिखा, पछतावे में लिखा,
और मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पब्लिक को मैं ऐसा कुछ बताऊं, लेकिन जल्दी ही रीडर इसके बारे में समझ जाएंगे कि मेरा अटेम्प्ट कैसा है। ये बात जॉन कीट्स ने अपने आप कही। हु रोट एंडीमियन बिफोर कीट्स? एंडीमियन को जॉन कीट्स से पहले भी कोई और लिख चुका है। उनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉन लाइली। जॉन लाइली ने एंडीमियन को लिखा था जॉन कीट्स से पहले। द टर्म एलेस्टोर इज एसोसिएटेड विद विच गॉड? गॉडेस देवी। ये रोमन गॉड की, कल मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, इसमें सारे रोमन गॉड हैं। पीस की देवी आई थी, और ये 2009 में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आया इससे, रोमन गॉड और गॉडेस से। एलेस्टोर कौन सी गॉडेस है? वो है रिट्रीब्यूशन की गॉड, रिट्रीब्यूशन की, एलेस्टोर रिट्रीब्यूशन। इन विच वर्क ऑफ की डू वी फाइंड द हाइमन? हाइमन टू पैन, हाइमन टू पैन जॉन कीट्स ने कौन से वर्क में माना जाता है? ये माना जाता है एंडीमियन। एंडीमियन एक इनकी जबरदस्त प्रेज करने वाली बात होती है, प्रशंसा करना, हाइमन बोला जाता है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स, अरे भाई ये क्या क्या चल जाता है बीच में। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये कीट्स ने कहा था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। कहते हैं ये इनका पहला वर्क माना जाता है कीट्स का। ये क्या था? ये ड्रामेटिक नैरेटिव थी, या सोनेट था, बैलेट था, एपिक पोएम थी। ये क्या था? सोनेट। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। होमर की इलियड से बड़े प्रभावित थे और उन्हीं के कैरेक्टर लेके कीट्स ने लिखा होमर। सोनेट, सोनेट 14 लाइन का होता है, ये भी बता दूं, 8 और 6 में होता है। पेट्रार्च इटली के कवि ने इनको निकाला था। हु इज अ ब्यूटीफुल यूथ इन ग्रीक मैथोलॉजी हु स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ इन परपेचुअल स्लीप। मतलब सुख में सोना चाहता था, परपेचुअल स्लीप में रहता था। ग्रीक मैथोलॉजी का ये ब्यूटीफुल यूथ, क्या नाम था इसका? इसका नाम था प्रोमेथियस। प्रोमेथियस। हु रोट द ओरिएंटल टेल लाला रुख? 1817 में ये लिखी गई थी, लाला रुख। नाम आपको ऐसा लगेगा ये इंडियन नेम है, उर्दू नेम है, वाकई में इंडियन उर्दू नेम है। औरंगजेब की एक सुंदर बेटी को लाला रुख कहा जाता था। लाला रुख मीन्स गाल लाल लालों फूलों जैसे, और ये लिखी थी थॉमस मुर ने। ये क्वेश्चन एक बार आया था 2009 में पीजीटी के पेपर में। थॉमस मुर ने लाला रुख लिखी थी, थॉमस मुर ने। थॉमस मुर कितनी नैरेटिव पोएम थी? जो ये लाला रुख है, लाला रुख में कितनी नैरेटिव पोएम थी? कहते हैं लाला रुख जब ये थॉमस मुर ने लिखी तो एक ब्रांड बन गया था, लोग इसको फॉलो करते थे, अपनी बड़ी बड़ी शिप पे लाला रुख लिखवा दिया करते थे। इसमें टोटल 4 नैरेटिव पोएम थी लाला रुख में, 4 नैरेटिव पोएम थी। और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर देख लीजिएगा 98372। अगर आप फ्यूचर में अपनी तैयारी करना चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट की इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल A2 द करियर स्कोर। डेली आपको मिलता है इंग्लिश का ट्रीटमेंट। सबटाइटल ऑफ लाला रुख। लाला रुख का एक सबटाइटल क्या था? लाला रुख का सबटाइटल था एन ओरिएंटल रोमांस। एन ओरिएंटल रोमांस। इसमें क्या होता है? लाला रुख में वो एक, वैसे ये पहले बता दूं, लाला रुख बेटी है एम्परर औरंगजेब की। इसकी एक शादी तय कर दी जाती है और ये किसी एक यूथ से प्यार करती है, और जब ये पहुंचती है तो वो कुछ गाना गा रहा होता है, तो इसे वो आवाज होती है, पता लगता है इसको, बड़ा दुखी होती है कि मेरी शादी कर दी गई। लेकिन बाद में जब पता लगता है ये लड़का वही है जिसे मैं सुना करती थी, और जिससे शादी होती है वही होता है। ये एम्परर औरंगजेब, जो भारत में औरंगजेब राजा हुआ, उसकी बेटी लाला रुख कहा गया। लाला रुख इज मैरिड टू हुम? लाला रुख की शादी किससे की गई थी? लाला रुख की शादी किंग ऑफ बुकारिया से की गई थी, बुकारिया के राजा से की गई थी। और ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन वहां जाके किले में आवाज सुनती है अपने प्रेमी की, और वो किंग ऑफ बुकारिया ही निकलता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पेन ऑफ लाला रुख? इनमें से कौन सा एक पेन नहीं है लाला रुख का? मरमेड।
फायर वर्शिपर उसमें होते हैं, लाइट ऑफ द हरम भी उसमें है, पैराडाइज एंड पेरी भी उसमें है, मरमेड यानी जल परी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया लाला रुख में। हरम होता है जहां पे लेडीज रखी जाती थी, अपनी रानियों के साथ जहां राजा रहता था उसे हरम कहा जाता था। आग की पूजा करने वाले फायर वर्शिपर, पैराडाइज एंड पेरी, एक पेरी जगह बनाई हुई थी राजाओं ने जिसे स्वर्ग कहा जाता था। मरमेड का जिक्र इस लाला रुख में कहीं नहीं था। हु रोट मिस्टर एच, खाली मिस्टर एच लिखी थी 1806 में, ये लिखी थी चार्ल्स लैम ने। चार्ल्स लैम जिन्होंने लंदन रिव्यू में लिखना शुरू किया था, और इन्होंने अपना एसे ऑफ एलिया, इन्हें ग्रेटेस्ट एसेइस्ट माना जाता है, और एलिया नाम इन्होंने लिया था अपने बैंक से, बैंक में काम करते थे तो एलिया इनका एक कोड नेम, छदम नेम था, पेन सुडोनियम जिसे बोलते हैं, चार्ल्स लैम का, और इन्होंने मिस्टर एच को लिखा था 1806 में। चार्ल्स लैम, मिस्टर एच किस तरह की लिखी, सेटायर है, फार्स है, ड्रामा है या नोवेल? मिस्टर एच एक कॉमेडी है, फार्स, फार्स का मतलब है कॉमेडी टाइप है, कॉमेडी टाइप है, फार्स है। कीट की, जॉन कीट्स कब मरे थे? जॉन कीट्स लगभग 25 साल की आयु में ही मर गए थे, है ना, और ये 1821 में मरे थे। मतलब जो 19वीं शताब्दी शुरू हो गई थी, 1795 में तो ये पैदा हुए थे और 1821 में इनका निधन हो गया था जॉन कीट्स का। मतलब अपना 26वां बसंत पूरा नहीं कर पाए थे, तो इसलिए 25 साल इनकी एज कही जाती। शैले, एलेस्टोर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? पीवी शैले की एलेस्टोर को और क्या कहते हैं? पीवी शैले की एलेस्टोर को हम स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। पीवी शैले ने एक एडोनोसिस में लिखी थी, एक एलजी ये लिखी थी इन्होंने जॉन कीट्स के ऊपर, और एलेस्टोर स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन की आत्मा, पीवी शैले ने लिखी। पीवी शैले जॉन कीट्स दोस्त थी। देखो एडोनोइस जो है किसकी डेथ पे पीवी शैले ने लिखा था? जॉन कीट्स की डेथ पे एडोनोइस लिखा था। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे 4 किताबों के बारे में, उनकी लाइन के बारे में दिया, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? देखो, when the lips have spoken, loud accents are soon forgotten, when the lamp is shattered, में ये लाइन है, nothing besides remain round the decay of the colossal wreck, boundless and bare, lone and level stand stretched for way. ओजी मेंडेस में लिखा था कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा रहेगा, खराब होगा, खत्म होगा जरूर। ओजी मेंडिस में ये लिखा गया। ओ लिफ्ट मी अवे, a leaf, a cloud, I fall upon thorns of life, I bled, है ना, मैं लाइफ के कांटों पे सोया हूं और मुझे खून निकल रहा है। ओडी टू द वेस्ट विंड में ये लाइन है। ये वाली लाइन एडोनिस में नहीं थी। ओडी टू द वेस्ट विंड जो मैंने आपको बताया, पीवी शैले ने लिखा था ओडी टू द वेस्ट विंड, कि मैं जीवन के गद्दे पे सोया हूं, कांटों पे सोया। फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय डिकन, चार्ल्स डिकन्स ने इनमें से कौन सा नहीं लिखा था? चार्ल्स डिकन ने इनमें से ओल्ड फॉर्चुनेट्स को नहीं लिखा था। क्रिकेट ऑन द हर्थ चार्ल्स डिकन का है। ओल्ड क्यूरोसिटीज ऑफ बार्नेबी रज, इनके फेमस नॉवल भी रहे हैं। क्रिकेट ऑन द हर्थ एक फेरी टेल है, होम शॉर्ट टेल रिटन बाय चार्ल्स डिकन इन 1845 टू 1846, 1845 में लिखा, पब्लिश 1846 में हुई। बार्नेबी रज एक टेल ऑफ रॉयट्स है, 80 इज ए हिस्टोरिकल नॉवल बाय ब्रिटिश नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकन। जो दंगे हुए थे उनके बारे में इन्होंने लिखा था। और बार्नेबी रज वाज वन ऑफ 2 नॉवेल्स ऑफ डिकन। 2 नॉवेल जो डिकन ने लिखे थे उसमें से एक बार्नेबी रज भी है। द प्लीजेंट कॉमेडी ऑफ ओल्ड फॉर्चुनेट्स, ये जो है चार्ल्स डिकन ने नहीं लिखी थी। द प्लीजेंट कॉमेडी ऑफ ओल्ड फॉर्चुनेट, ये पूरी जो की पूरी है ये
चार्ल्स डिकन ने नहीं लिखी थी, ये लिखी थी आपका थॉमस ग्रेड ग्रिंड ने। थॉमस ग्रेड ग्रिंड ने लिखी थी, ठीक है ना। एक मिनट रुको भाई, जरा गड़बड़ हो गया। यस, थॉमस डेकर ने लिखी थी द प्लीजेंट कॉमेडी ऑफ ओल्ड फॉर्च्यूनेट। थॉमस डेकर, ये जर्मन लीजेंड है, जर्मनी के थे। द ओनली एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरल्यूड इंस्पायर्ड बाय द फुली डेवलप्ड जीनियस ऑफ रेनाइजेंस। रेनाइजेंस कॉल का इसे जीनियस वर्क माना जाता है। 1599 जब शेक्सपियर हुआ करते थे उस समय के आसपास लिखी गई थी। द प्लीजेंट कॉमेडी ऑफ ओल्ड फॉर्च्यूनेट, थॉमस डेकर की लिखी। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? थॉमस ग्रेड ग्रीन हार्ड टाइम्स, रिचार्ड कारस्टोन ब्लीक हाउस में, एडा क्लेयर ब्लीक हाउस की कैरेक्टर थी, एबेल नलावडी ऑलिवर ट्विस्ट का कैरेक्टर नहीं था। कैरेक्टर्स के बारे में दिया। थॉमस ग्रेड ग्रीन सेंट्रल कैरेक्टर हैं हार्ड टाइम के, एक रिटायर्ड मर्चेंट थे इंग्लैंड के और पार्लियामेंट के भी मेंबर रहे हैं इंग्लैंड के, ये कैरेक्टर हैं। और ये प्रैक्टिकल मैन माने गए हार्ड टाइम में, थॉमस ग्रेड ग्रीन। और उनके बच्चे थे 5, लुइसा, टॉम, जेन, एडम स्मिथ और माल्थस। इन्हें प्रैक्टिकली वो सब चीज बराबर बताना चाहते थे, फॉरबिडिंग द डेवलपमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन एंड इमोशन। उनके इमेजिनेशन और इमोशन को कुछ नहीं देखते थे वो। लुइसा, टॉम, जेने, एडम स्मिथ और माल्थस। एडा क्लेयर एक वार्ड थी, कोर्ट इन द लास्ट वीट ऑफ जार्नेडाइस, एंड जार्नेडाइस द क्लोज फ्रेंड ऑफ ईसर समरसन हु इज हायर्ड एज ए कंपेनियन। लुइसा ये ग्रेड ग्रीन की डॉटर थी, लेटर बंडर बॉयज वाइफ बनी, ये बंडर बॉय की वाइफ बनी थी। कंफ्यूज बाय हर कोल्ड हार्टेड अपब्रिंग, सॉरी कोल्ड हार्ट अपब्रिंग, इन्हें मतलब बड़े ठंडे मन से पाला था। लुइसा डिस्कनेक्टेड रहती थी इमोशन से और दूसरे लोगों से भी दूर रहती थी। बंडर बॉय का नाम भी आएगा इसमें, मैं आपको बताऊंगा। लुइसा। थॉमस ग्रेड ग्रिंड जूनियर, ये ग्रेड ग्रिंड के बड़े बेटे थे और ये एक बैंक में काम करते थे और इसे टॉम के नाम से भी जाना जाता था। टॉम एक्चुअली क्या, ये एक मेन कैरेक्टर रहा है इसमें हार्ड टाइम में। टॉम जो है ये हेडोनिस्ट हाइपोक्रिटिकल यंग मैन है और ये जो है मतलब बिल्कुल खुले विचारों का है, अपनी बहन के प्यार को एक्सेप्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। टॉम कैन नॉट रिटर्न इट एंटायरली, ठीक है। ही लव्स मनी, अपनी बहन के प्यार को ये मनी, पैसों में, जुए में तोलता है, कहता है नहीं। लेकिन ये लुइसा से ज्यादा पैसे और गैम्बलिंग में विश्वास करता था। दीज वाइसेस लीड हिम टू रोब, और इसी कारण इस टॉम ने डकैती भी मारी थी बॉन्डर बाई बैंक में, इम्प्लीकेट स्टीफन एज द रोबरीज प्राइम सस्पेक्ट। और जबकि जो स्टीफन के ऊपर टारगेट जाता था हार्ड टाइम में, जोसिया बंडर बाई ग्रेड ग्रिंड्स के फ्रेंड थे, लुइसा के हस्बैंड भी थे, ग्रेड ग्रिंड के फ्रेंड भी थे। बंडर बाई क्लेम्स टू बी अ सेल्फ मेड मैन, कहते हैं वो खुद बना हुआ आदमी था और वो इसका बखान बहुत किया करता था कि मेरी माँ ने मुझे यंग छोड़ दिया था और कैसे गरीबी से मैं एक बैंकर बना। बैंक के मालिक थे जोसिया बंडर बाई और एक फैक्ट्री कॉकटाउन में, फैक्ट्री के भी वर्कर मतलब मालिक बने थे। वेल्थ और पावर इन पे था जोसिया बंडर बाई पे। लुइसा के हस्बैंड थे, लुइसा टॉम की बहन थी। सिसिलिया ड्यूक, डॉटर ऑफ ए क्लाउन इन स्लीरीज सर्कस, एक सर्कस था उसमें जो क्लाउन जोकर था उसकी बेटी थी सिसिलिया ड्यूक। सिसी टेकन इन बाय ग्रेड ग्रीन व्हेन हर फादर डिसअपियर। ग्रेड ग्रीन को ये ले जाती है जब उसके पापा गायब हो जाते हैं। सिसी सर्व्स एज ए फॉइल और कॉन्ट्रास्ट टू लुइसा। व्हील सिसी इज इमेजिनेटिव एंड कंपैशनेट, लुइसा इज रेशनल फॉर द मोस्ट पार्ट अनफीलिंग। ये बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, कंपैशनेट थी सिसी।
Sissi embodies the Victorian femininity that counterbalanced mechanization and industrialization. मतलब एक तरह से विक्टोरियन फेमिनिटी टाइम की पिक्चर दिखाई गई थी सिसी। मिस्टर स्पारसिट बंडर बाई के हाउसकीपर थे, हु गोज टू लिव एट द बैंक अपार्टमेंट व्हेन बंडर बाई मैरी लूसिया। और ये चले गए थे, लूसिया जब इनके साथ आ गई थी तो ये अलग से बैंक के अपार्टमेंट में जाकर रहने लगे। वंस ए मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक एलाइट, मिसिज स्पारसिट फेल ऑन हार्ड टाइम। और मिसिज स्पारसिट को हार्ड टाइम हुआ आफ्टर द कलेप्स ऑफ मैरिज, और उन्हें एक सेल्फिश, मैनिपुलेट, डिसऑनेस्ट वुमेन के रूप में दिखाया। स्टीफन ब्लैकपूल बंडर बाई की फैक्ट्री में काम करते थे। स्टीफन राचेल से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी नहीं कर पाया, और वो एक ड्रंकन वुमन। ए मैन ऑफ ग्रेट ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, स्टीफन मेंटेन्ड हिज मोरल आइडियल्स इवन व्हेन ही शन्ड बाय हिज फेलो वर्कर्स एंड फायर्ड बाय बंडर। उसके फेलो वर्कर उसे पसंद नहीं करते थे, और बंडर बी ने इनको निकाल दिया था। राचेल एक सिंपल हॉनेस्ट हैंड हु लव्स स्टीफन ब्लैकपूल को पसंद करती थी। टू स्टीफन शी रिप्रेजेंट डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड मोरल प्योरिटी। ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस ला सकती है, मोरल प्योरिटी ला सकती है। जेम्स हार्टहाउस एक सोफिस्टिकेटेड, मैनिपुलेटेड यंग लंदन जेंटलमैन थे, हु कम्स टू कॉकटाउन, एंटर पॉलिटिक्स एंड डिसिपल ऑफ ग्रेड ग्रीन का चेला था जेम्स हार्टहाउस, और वो उसके बोर्डम को दूर करता था, खत्म करता था, एम्यूजमेंट में काम आता था। और वो लुइसा की तरफ भी अट्रैक्टेड था, जेम्स हार्टहाउस, और उसको वो सेड्यूस करना चाहता था, पटाना चाहता था, उसके साथ सोना चाहता था। मिस्टर स्लीरी द लिस्पिंग प्रोप्राइटर ऑफ सर्कस, ये मालिक था मिस्टर स्लीरी सर्कस का, जहां पे सिसी के फादर क्लाउन थे। मिस्टर स्लीरी टॉम ग्रेड ग्रीन को, याद है आपको टॉम ग्रेड ग्रीन जिसने बैंक में चोरी की थी और उसे कंट्री से भगाने में सहायता करता है। मिस्टर स्लीरी एंड हिज ट्रूप एंटरटेनर वैल्यू लाफर एंड फैंटासी वेयर मिस्टर ग्रेड ग्रीन वैल्यूज रेशनलिटी एंड फैक्ट। स्लीरी हंसाता था और ये फैक्ट पे चलता था। ग्रेड ग्रीन बिटजर, यहाँ पे एक कैरेक्टर है बिटजर जो है ग्रेड ग्रीन के सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बताता था। ग्रेड ग्रीन स्कूल बिटजर लेटर बिकम ए एम्प्लॉई एंड ए स्पाई ऑफ बंडर बी का जासूस भी बन गया, और बिटजर एक एम्प्लॉय भी था। अनकैरेक्टरिस्टिकली पेल कैरेक्टर, ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का था, और अनरिलेंटिंग डिसिपल ऑफ फैक्ट। बिटजर ऑलमोस्ट स्टॉप टॉम, लगभग टॉम को रोक लिया था भागने से, और इसे पता था कि एक ट्रू बैंकर रोबर है, इसे पता भी लग गया था बिटजर को। मिस्टर मैक चोकुम चाइल्ड अनप्लीजेंट टीचर था ग्रेड ग्रीन के स्कूल का। जैसे कि इसके नाम से पता लगता है ये बच्चों को पसंद नहीं करता। मिस्टर चोकुम चाइल्ड बच्चों को नापसंद करता था। स्टीपल्स और चॉक्स देयर इमेजिनेशन एंड फीलिंग, यानी उनका गला दबाता, मतलब गला नहीं दबाता था, उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को स्टीपल्स करता था, दबा देता था। ये एक ऐसा कैरेक्टर। मिस्टर पैगलर बंडर बाई की मदर थी, जिसे उसने बताया था बंडर बाई ने कि भाई मुझे छोड़ दिया था और मैं सेल्फ मेड बनाऊं, और खुद मैंने प्रॉपर्टी बनाई। मिसेस ग्रेड ग्रीन की वाइफ थी। ओलॉजीज, शी विल नेवर हर्ट द एंड of any complaint. Mr. Gradgrin does not share her husband's interest in fact. She lacks the energy and imagination to oppose this system of education. वो मतलब दब के रहती थी, डर के रहती थी, ना एजुकेशन उनको मिल पाई, और उनका अपोज करती थी वो इस टाइप के एजुकेशन को जो दी जाती थी। महिलाओं के साथ क्या होता था, महिलाओं को अधिकार भी नहीं था वोट डालने का, बाद में मिला। स्लैक ब्रिज द क्रूक्ड ओरेटर who convinced the hands to unionize and turns them against Stephen Blackpool
व्हेन ही रिफ्यूज टू ज्वाइन द यूनियन। यूनियन ज्वाइन करने से मना कर दिया था, और ये वक्ता था, अच्छा बोलता था, क्रुक, लेकिन थोड़ा सा बदमाश था। यूनियन इसके हाथों की कठपुतली थी और उसने यूनियन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। जेन ग्रेड ग्रीन, ग्रेड ग्रीन की यंगर डॉटर थी लुइसा टॉम, टॉम की सिस्टर थी लुइसा और टॉम की, आपको जो मैंने बताया। बिकॉज सिसी लार्जली रेजेस अप जेन इज ए हैप्पियर लिटिल गर्ल देन हर सिस्टर लुइसा। ये लुइसा से ज्यादा खुश रहती थी जेन ग्रेड ग्रीन, क्योंकि इसे सिसी ने पाला था और ये हंसमुख रहती थी। ये थोड़ा सा हार्ड टाइम के बारे में बताया। विच आर द नॉवेल्स बाय हार्डी। हार्ड टाइम थॉमस हार्डी का था। ये द ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज, जूड ऑफ द ऑब्सक्योर, ये सारे थॉमस हार्डी के ही नॉवेल है। ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडी, जूड द ऑब्सक्योर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा। हार्डी के एपिक ड्रामा का टाइटल क्या था? ये था द डिनेस्ट। आपको बताया था मैंने, नेपोलियन के युद्ध के ऊपर थॉमस हार्डी ने लिखा था, उसके युद्धों के बारे में, जब वो युद्ध से लौटता है। थॉमस हार्डी की पूरी बायोग्राफी भी मैं आपको दे चुका। Which one of following is not a drama by T.S. Eliot? T.S. Eliot का कौन सा ड्रामा इनमें से नहीं है? एस वेंसडे उनका ड्रामा नहीं है। मर्डर इन कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी थॉमस एलियट के ड्रामा है। स्वीनी एगोनाइस्ट सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1926 में, परफॉर्म हुआ 1934 में। द रॉक, इनका जो प्ले था रॉक, 1934 में। मर्डर इन कैथेड्रल 1935 में आया। द फैमिली रीयूनियन 1939 में आया। कॉकटेल पार्टी 1949 में। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953 में। एल्डर स्टेटमेंट्स 1958 में आया इनका ड्रामा प्ले। ये सारे के सारे प्ले आपको याद रखने हैं टी.एस. एलियट के। हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट। ये बुक टी.एस. एलियट के ऊपर किसने लिखी थी? द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट, ये लिखी थी हेलन गार्डनर ने। द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट को लिखा था हेलन गार्डनर। नेक्स्ट है व्हेन वाज टी.एस. एलियट वाज बोर्न। टी.एस. एलियट, इनको थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम भी था, मैंने आपको बताया था पहले, और ये घर में ही रहते थे, और घर में रहते रहते इनको हर्निया टाइप की प्रॉब्लम थी। तब ये घर में रहते रहते पढ़ाई में इनका लगाव हो गया, और ये पैदा हुए थे 1888 में। 20वीं सेंचुरी के फेमस टी.एस. एलियट माने जाते हैं। फेबर एंड फेबर कंपनी में भी, और कई सारे राइटर को आगे बढ़ाने का काम भी टी.एस. एलियट का गया। थॉमस स्टर्न्स एलियट इनका पूरा नाम है। थॉमस स्टर्न्स एलियट। एक बार ये पूछा गया था, देखो मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम के बीच में क्या था? बताओ किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बीच में जो आता हुआ था ली, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अब टी.एस. एलियट हम हर बार पढ़ते हैं टी.एस. एलियट। अब टी से थॉमस, एस से स्टर्न्स, थॉमस ईस्टर्न एलियट इनका नाम है। 26 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ। 4 जनवरी 1965 को लगभग 76 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये एसेइस्ट भी थे, पब्लिशर थे, प्ले राइटर थे, लिटरेरी क्रिटिक बहुत पढ़े रहे हैं, और एडिटर रहे हैं कई सारी मैगजीन्स के। ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच। देखो मैंने बताया था चौथी जादूगरनी। 3 जादूगरनी से पहला एक्ट किसमें? मैकबेथ में। मैकबेथ में चलता है 3 जादूगरनी आती हैं जो मैकबेथ का भविष्य बनाती हैं, और चौथी विच बोला गया लेडी मैकबेथ को, उसकी वाइफ को, जो उसके सारे क्राइम में साथ देती थी, राजा को भी मरवा दिया और बाद में दुर्गति को प्राप्त हुए थे। वायर्ड सिस्टर भी कहा जाता है इन 3 विचेस को, द वायर्ड सिस्टर्स। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में शेक्सपियर के मैकबेथ में आती हैं, और इन्हें वायर्ड सिस्टर को 3 विच कहा जाता है।
ये प्रोफेसी डिस्क्राइब करती हैं मैकबेथ का भविष्य तय करती हैं। और जो थॉमस स्टर्न्स, ठीक है, लेडी मैकबेथ जो है सुपर नेचुरल विचेस है मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ एक जो है शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज मानी जाती है शुरुआत की हुए हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। हुकम HOKM, शेक्सपियर ने हुक्म करा, ये ट्रेजेडी मेजर ट्रेजेडी कही जाती हैं। अगर पूछने लगे आपसे कि कौन सी मेजर ट्रेजेडी है, 4 मेजर ट्रेजेडी हैं हुक्म। देखो हैमलेट इनका सबसे लंबा प्ले है, कहते हैं इससे बड़ा प्ले शेक्सपियर ने नहीं लिखा। टेम्पेस्ट सबसे छोटा और सबसे लास्ट था। और M से मैकबेथ। हैमलेट पे हैदर मूवी बनी है, मैकबेथ पे मकबूल मूवी बनी है इंडिया में, और O से ओथेलो ओमकारा मूवी बनी है, यानी 3 पे तो मूवी बनी है इंडिया में। और किंग लियर जो अपनी बेटियों को रात दे देता है लेकिन कॉन्स्पिरेसी में उसकी बेटियां मर जाती हैं, किंग लियर, ये लार्जेस्ट ट्रेजेडी मिलती है, ट्रेजेडी में जिसमें दुख भरा अंत होता है। हैमलेट में हैमलेट मरता है, उसका चाचा मरता है, उसकी माँ मरती है। ओथेलो में ओथेलो भी मर जाता है, डेस्डेमोना मर जाती है ना, और कैसियो भी मर जाता है जो उसका साथी होता है। किंग लियर में किंग लियर भी मर जाता है, उसकी तीनों बेटियां मर जाती हैं। मैकबेथ में स्कॉटलैंड का राजा, मतलब हर आदमी मरता ही मरता रहता है, उसी को ट्रेजेडी बोलते हैं। हुक्म याद रहेगा, 4 मेजर ट्रेजेडी हैं। ईयर भी याद रख लो। देखो ये 4 जो मेजर ट्रेजेडी हैं, 2 4 5 6 याद कर लो। 2 4 5 6, 3 नहीं है इसमें, है ना। 2 4 2 3 4 5 6, यानी 1602 में, 1604 में, 1605 में, 1606 में। हुक्म करो मेरे आका, यानी हैमलेट कब आया? हैमलेट आया 2 में, 1602 में। ओथेलो कब आया? 3 छोड़ दो 4 में। किंग लियर कब आया? 5 में। मैकबेथ कब आया? 6 में, 1606 में। ये भी आपको याद रखना है, ईयर भी पूछ लिया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ, इसमें क्या है? देखो एपोस्ट्रोफी के साइन लगे हैं, इसमें फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी वाली है। सबसे आसान होता है ढूंढना एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, absent or personified object or idea. The figure of speech is special form of personification. Oh God, oh my Lord, कोई चीज प्रेजेंट नहीं है उसको एड्रेस करते हैं, absent को या डेड को, मरे हुए को, तो वहां पे एपोस्ट्रोफी कहलाता है। 10 ट्रेन अवे, आंख मीच के भी लगाओगे तो वहीं लगेगा आंसर, कहीं गलत लगेगा ही नहीं। भैया विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 10 ट्रेन अवे लिरिकल बैलेड में 1798, ठीक है। प्रील्यूड टू ए, अच्छा एक ना ये भी बता देता हूं मैं, टू ए स्काईलार्क, एक बार क्या था, टू द स्काईलार्क ऐसे पूछा था, कौन सा सही है? टू द स्काईलार्क, टू ए स्काईलार्क, है ना, ए स्काईलार्क, नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही है? तो 2A स्काईलार्क, TAS, टस, टस से मसमत हो जाना, स्काईलार्क चिड़िया है, TS, यानी 2A स्काईलार्क। दा भी गलत है, 2 लगाना अगर छोड़ दे तो भी गलत है। ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो नाम को जरूर ध्यान रखो, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। माइकल हैंकार्ड, माइकल हैंकार्ड ने अपना लाइफ किस रूप में शुरू किया था? माइकल हैंकार्ड ने हेट रसर, यानी घसियारा जिसे बोलते हैं, ये माइकल हैंकार्ड एक कैरेक्टर था, और घसियारा घास ढोने वाला। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इन थॉमस हार्डी, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो थॉमस हार्डी ने लिखी थी, माइकल हैंकार्ड एक घसियारा था, और बाद में कैसे मेयर बन गया कैस्टरब्रिज का, थॉमस हार्डी ने बताया। आफ्टर कमिटिंग द abominable deed of selling his wife and child, Hankard wakes from a drunkard stupor and wonders, first and foremost, if he hold any of the fair goers in his name. कई सारे अपराध भी किए इसने इसमें। 18 years pass
between that scene of health of Bedouin Prior's Hankard the Union, Susan in Castor Bridge. Castor Bridge में मिलते हैं, but we immediately realize the value of Hankard places on a good name and reputation. Not only has he climbed from hairdresser to mayor of a small agriculture town, इस टाउन का मेयर भी बन गया घसियारे से. Who has composed the following line? To me, that cup has been dealt in another measure. To me, that cup been dealt in another measure. ये कप मुझे एक अनदर मीजर को करने में काम आएगा. पीबी सेल अपने वर्क प्रोमेथियस अनबाउंड, टू ए स्काईलार्क और ओडी टू द वेस्ट विंड, पीबी सेले की ये लाइन आई थी इसमें. हेमिंगवे एक नॉवलिस्ट थे. कहाँ के? हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे इनका पूरा नाम था. इटली में ड्राइवर भी रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, स्पेन के वार में भी गए. ये एक्चुअली एक अमेरिकन थे, क्यूबा में रहे, स्पेन में रहे. अर्नेस्ट हेमिंगवे, सन आल्सो राइजेस, इनकी बड़ी फेमस पोएम रही है, द सन आल्सो राइजेस और फेयरवेल टू आर्म्स. तो जबरदस्त नॉवल रहा, 1924 में इनका आया था फेयरवेल टू आर्म्स. जब ये एक वैन ड्राइवर थे, एक नर्स से इन्हें प्यार हो जाता है, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा था, टू हैव एंड हैव नॉट. टू हैव और हैव नॉट इन्होंने 1937 में लिखा था. 37 में अर्नेस्ट हेमिंगवे. टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड कब पब्लिश हुआ था? वेस्टलैंड को 1922 में पब्लिश कराया था टी.एस. इलियट ने, 1922 में, 1922 में. Point out the figure of speech in the following line, where beauty cannot keep her lustrous eyes. ब्यूटी अपनी lustrous eyes को नहीं रख सकती, यानी ब्यूटी सुंदरता और ब्यूटी की आंख कहीं गई है, तो ये क्या हो गया? ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, यानी हमने एक निर्जीव चीज को सजीव बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. Who has planned the following line? I am sinner, I am saint, I am the beloved and betrayed. मैं पापी हूं, मैं संत हूं, मैं प्यार किया जाता हूं, मैं धोखा दिया जाता हूं. That was written by none and only कमला दास. कमला दास ने लिखी और उन्हें रिवोल्यूशनरी पोएट बोला जाता था. लेडीज के बारे में उन्होंने ओपनली लिखा. 1934 में पैदा हुई थी और इन्होंने कमला सुरैया नाम भी रख लिया था. 1955 साल की एज में ये एक मोमडन एमपी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस एमपी ने इन्हें मना कर दिया था शादी करने के लिए. तो इन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश की थी, इनके बेटे ने मना कर दिया था. कमला दास, कमला दास की पूरी स्टोरी में आपको दे चुका. हर्ष मनी, हर्ष मुनि का मतलब, ये मनी होना चाहिए, मुनि नहीं होना चाहिए, गलत टाइप है. हर्ष मनी का मतलब होता है किसी मामले को रफा दरफा करने के लिए दिया जाने वाला पैसा, यानी घूस. ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट, किसी मामले को दबाने के लिए दिया जाने वाला पैसा हर्ष मनी का. मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर in the following sentence. If there is no error in it, mark 4 as your choice. One should take advantage of opportunities to talk with native orators if one wants to improve one's English. His English नहीं होगा. एक आदमी को बातें करनी चाहिए जहाँ के बारे में वो सीखना चाहता है. मान लिया अमेरिकन एसेंट, if you want the American accent, then you have to talk to American accent native peoples and one's English. So it will be, your answer will be third, one's English. The antonym of alacrity is what? Alacrity का antonym क्या होगा? That antonym will be hesitation. Alacrity means जो खुल के सामने आता है और hesitation means जो hesitation करता है. Alacrity means जबरदस्त बोलने वाला, सामने आने वाला, और hesitation एलाक्रिटी का हेजिटेशन. एवायरी मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ये बताए थे. अवायरी और एपायरी, दे आर टू वर्ड्स विच आर वेरी मच आस्क्ड. एपायरी होता है बी के लिए, मधुमक्खी के लिए.
एवायरी होता है लार्ज केज ऑफ बर्ड्स, जिसमें बड़ी बड़ी चिड़िया रखी जाती हैं, एवायरी। इसे कैसे याद रखोगे, देखो अवायरी में ये वी आ रहा है बर्ड्स, अपायरी में पी आ रहा है, पी बी, यानी मधुमक्खी रखने का अपायरी कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम ए फ्लाइंग विजिट? आपने सुना होगा ए फ्लाइंग स्क्वाड, मतलब फटाफट आते हैं, छोटी सी विजिट करके भाग जाते हैं। दैट इज ए वेरी शॉर्ट विजिट। फ्लाइंग विजिट मीन्स ए शॉर्ट विजिट, छोटी सी विजिट करके चले गए, देख के चले गए भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लोकल तो नहीं हो रही, पीजीटी टीजीटी सोल्वर गैंग तो नहीं। द इंडियन मैगपाई इंडल्ज ए लॉन्ग फाइट। इंडियन जो मैगपाई है वो लंबी लड़ाई में लगी रहती है। इंडल्ज के बाद आता है इन, इंडल्ज इन, इन के बीच डल्ज है, इंडल्ज इन। सीथे, सीते है ना, सीते मैंने होता सीधे, सीधे गुस्सा मत करो, उबाल मत खाओ, रावण आपको चोरी करके ले गया था तो बॉइल, गुस्से से खोलना सीखना। सीते को गुस्सा आ रहा था रावण पे, बॉइल हो रही थी, बॉइल। सीथे याद हो गया। सार्डोनिक, सार्डोनिक का मतलब होता है, सिनोनिम पूछा है, तिरस्कार है ना, बेइज्जती करना किसी की। कंटेम्प्टुअस, सार्डोनिक, स्कॉर्नफुल, किसी की गालियां देना, बेइज्जती करना, रिप्रोचफुल, सार्डोनिक कहलाता। तिरस्कार करना किसी का, सार्डोनिक, सार्वजनिक स्थान पर किसी का तिरस्कार करना। ईसोटेरिक, ईसोटेरिक का मतलब गूढ़ रहस्य, एब्स्ट्यूज, डोरमेंट, एनिग्मेटिकल, डेल्फियन, सोफिस्टिकेटेड। गूढ़ मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हैं सिंपल, इसका एंटोनिम पूछा था। ईसोटेरिक क्या होता है, गूढ़, और सिंपल क्या होता है, साधारण। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ इडियम ए ब्रेन वेव। एक ब्रेन वेव का मतलब है कुछ वेव आई किसी के दिमाग में, सडन इंस्पिरेशन, और उसके दिमाग में एक इंस्पिरेशन आ गया, एक आइडिया आ गया, सडनली इंस्पिरेशन। वेट फॉर द समबडी, मैराथन क्लास में थकान बहुत आ जाती है। चलिए एनीवे अभी जब आप पानी पी लें, 2 मिनट का ब्रेक। एक एक क्वेश्चन को दिमाग में बिठाते चले जाइए, करते चले जाइए। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। एब्स्टेन मीन्स दूर रहना, एब्स्टेन के बाद आता है फ्रोम, एब्स्टेन के बाद फ्रोम आता है, बस याद कर लो। दूर रहना, बुरी आदतों से दूर रहो, अल्कोहल से दूर रहो। ए पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन से घृणा करता, क्या कहेंगे तो मिसोगमिस्ट, गमिस्ट, मिसोगमिस्ट, जिसके गम बैठ गया वो शादी नहीं करना चाहता है ना, मिसोगमिस्ट से कहते हैं। पैसिफिस्ट होता है शांत करने वाला, लोगों को शांत करने वाला। फिलोगाइनिस्ट होता है महिलाओं से प्यार करने वाला। मिसोगाइनिस्ट होगा जो महिलाओं से घृणा करे। पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आपको पता ही होगा। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। किसी के द्वारा दी गई पहली स्पीच है ना, विदाउट, अच्छा अगर पहली स्पीच है तो मैडम, और बगैर किसी प्रिपरेशन के है तात्कालिक, और तात्कालिक को क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। मेडन क्या बोलते हैं, पहली स्पीच को, और तुरंत बोले जाने वाली एक्सटेम्पोर है ना। और मेटिकुलस होती है सतर्क, कोई आदमी सतर्क है। मैटिन और वेस्पर ये प्रेयर होती है। मैटिन मॉर्निंग की प्रेयर होती है चर्च में, वेस्पर इवनिंग की प्रेयर होती है चर्च में, ये तो होंगे ही नहीं। तो एक्सटेम्पोर मीन्स तात्कालिक, तुरंत, तुरंत में कोई जवाब दे। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा जाए। हार्बीवोरस तो घास खाने वाला, कार्निवोरस मांसाहारी शाकाहारी दोनों, ओमनिवोरस सब कुछ खाने वाला, और ग्लूटनस होता है पेट, जो पेट भर के खाए, तो दैट इज ओमनिवोरस, सब कुछ खा जाए, ओमनिवोरस। ये तो भैया ओमनी वैन को भी खा जाता है, ओमनिवोरस। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन अथर फॉर डिस्गाइज, एक ऐसा नाम जो छिपने के लिए
अथर यूज करते हैं, इसे एक तो पेन नेम के नाम से जाना जाता है और एक सुडोनियम, पी साइलेंट रहता है, पसुडोनियम नहीं है, सुडोनियम बोला जाता है। इसकी स्पेलिंग देख लेना, PSEUDO, सूडो, SEUDONYM, छदम नाम, पेसुडोनियम या पेन नेम। लोकसियस होता है बकवादी, फालतू बोलने वाला लोकसियस। वेटरन होता है बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा। फिल इन द ब्लैंक्स, विच इज द सुटेबल कंजंक्शन, दो, ही इज सफरिंग मच पेन, जबकि जो बहुत पेन है, यट ही डज नॉट कंप्लेन, फिर भी वो कंप्लेन नहीं करता है, यट। एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, तो एंटर्ड द रूम, इन तीनों में आई हुई है, यही अलग है। एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, बस याद रखो। कम के बाद आती है, ये रूल मैंने आपको बताया। विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? करेक्ट है, द मीटिंग वॉज एडजर्न फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ का मतलब की चाह में, किसकी चाह में? हम भाई किसी की चाह में नहीं, इसका मतलब कोरम। कोरम का मतलब होता है अगर 90 लोग हैं तो 30% होने चाहिए, 1/3 को कोरम बोलते हैं। 1/3% होने चाहिए किसी मीटिंग में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तब मीटिंग की जाती है। और मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया, खत्म कर दिया गया फॉर वांट ऑफ कोरम, की कोरम ही नहीं बना, इसलिए हम मीटिंग को समाप्त कर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। अवर सोल्जर्स आर बेटर देन दोज ऑफ एनिमी, हमारे सोल्जर अच्छे हैं एनिमीज के सोल्जर्स के मुकाबले में। फिल इन द ब्लैंक, द बुक कंटेन्स मैनी क्वेश्चन, इस किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है। किस तरह के? बिब्लिकल, यानी बिब्लिकल का मतलब होता है बिब्लिकल नहीं, बाइबिलिकल बोला जाता है, बाइबिल से बना हुआ वर्ड है। बाइबिलिकल कोटेशन है, बाइबल से ली गई कोटेशन है इस किताब में, बाइबिलिकल इसका आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। देखो, अगर इसमें एज या लाइक आ जाता तो सिमिली होता, और ये पूरक बन गया तो मेटाफोर। कैमल को डेजर्ट का, रेगिस्तान का शिप बना दिया, सिनोनिम्स हो गया, तो इसे मेटाफोर बोलते हैं। ठीक है। हाइपर बोले और अंडर स्टेटमेंट क्या होता है? हाइपर बोले ज्यादा बोलना, और अंडर स्टेटमेंट होता कम बोलना। जैसे मैंने 10,000 फ्लावर देखे एक ही बार में, यह असंभव है, हाइपर बोले। विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल पोएम में कहा था, है ना। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा था, ही कैन नॉट पिक ए स्टोन, एक छोटा डला भी नहीं उठा सका, इसे अंडर स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। और मेटाफोर सिंपली मैंने बता दिया, सिंपली में एज और लाइक आता है, मेटाफोर में नहीं आता, कंपेरिजन जरूर होगा। The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven. मर्सी की क्वालिटी को कोई भी लांछन नहीं लगाया जा सकता, ये तो ऐसे एक ड्रॉप है जो सीधे स्वर्ग से आ रही है, और ये दोनों को बेनिफिट करती है। शाइलॉक, है ना, पोर्टिया द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये भीख मांगती है शाइलॉक के लिए, है ना। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे that is simile, as the gentle rain, as और like कहीं भी आए हो तो आंख मीच के उसे सिमिली आप कहोगे, सिमिली है। फिगर ऑफ स्पीच में कौन सी है? सिमिली। he said to me what are you doing, देखो, he said to me, he said to me का हो जाएगा he asked me what I was doing, R का बाद हो जाएगा, he asked me what are doing। फिर which one of the following is correct spelling? हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज। देखो ऑमलेट आया था, अभी टीजीटी में आया था ऑमलेट, तो यहाँ पे आ रहा हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। हेमरेज की स्पेलिंग होगी HAEMORRHAG। सिजेरियन, डॉक्टरी वाले वर्ड ना बहुत सारे मैंने देखे हैं आते हैं,
सिजेरियन ऑपरेशन जो होता है, हेमरेज है, तो मेडिकल रिलेटेड टर्म बहुत ज़्यादा पूछता है। जो भी पेपर बनाता है ना, वो सोचता है कि यार बायोलॉजी का रख दो, ये शायद पता नहीं होगा, तो आप इसी को फोकस करो, है ना। मेडिकल रिलेटेड टर्म सारी दे दी है मैंने आपको। देखो ये आ गया सिजेरियन भी, जो मैं कह रहा था आपको। हेमरेज तो पता लग गया ना, कैसे याद करोगे? देखो हेमेटो, हेमेटोलॉजी पढ़ा ना, हेमोग्लोबिन होता ना, हेमोग्लोबिन, तो हेमियो और रिज, डबल आर एच ए डी, इसे 3 प्रकार से तोड़ लो। हेमो आर आर एच ए डी, हेमरेज की स्पेलिंग याद। अब सिजेरियन की देखो, सिजेरियन देखो सी ए एस ए, याद करो, कैसे याद करोगे इस स्पेलिंग को? सी ए एस ए, सी ए एस ए के बीच में ई, सी ए एस ए बीच में ई, और लास्ट में आर ए ई एन, सी ए ई एस ए आर ए ई एन। देखो याद कर लो। एक दूसरा तरीका भी है याद करने का, सारा, सारा अली खान का नाम आप जानते होंगे। एक ई इधर एक इधर, दोनों ओर से करंट मारती है सारा अली खान। सिजेरियन, शल्य क्रिया नहीं करवाना चाहती, सिजेरियन। तो सारा ने इलेक्ट्रिक करंट मारा, सीए शल्य क्रिया नहीं करवाई, और एन नो, सीए से उसने अपना खाता भी नहीं मारा। सिजेरियन की स्पेलिंग आपको याद है, सिजेरियन इन विच मैगजीन? एसे ऑफ इलिया। मैंने आपको बताया था चार्ल्स लैम्ब एक बैंकर के रूप में कार्य करते थे, और वहीं से उन्होंने ये नाम इलिया लिया था। इलिया जो छपा था वो उनका लंदन मैगजीन में छपा, लंदन मैगजीन में छपा हुआ था द कन्वर्जेंट। ये लैम्ब का ऐसे है, द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर, ये भी उनका वर्क है, और माई रिलेशंस, ये भी चार्ल्स लैम्ब का ये एक वर्क है। ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब है कमजोरी से उभरना, कन्वर्जेंस एक वर्ड है, ये भी पूछा गया था, ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। और उन्होंने इलिया ऑफ एस्से के अलावा, द एस्से ऑफ इलिया के अलावा द लास्ट एस्से ऑफ इलिया, ये इनका अंतिम वर्क माना जाता है चार्ल्स लैम्ब का, द लास्ट एस्से ऑफ इलिया, लास्ट वर्क माना जाता है चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो 7, 8, 9 याद कर लो, 7, 8, 9, जैसे 786 होता ना, तो आप याद करो 786 के आसपास होता था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेकिन 786 नहीं है, याद कर लो 7 के बाद 8 था, 8 के बाद हुआ था, इससे पहले एक लगा 1789 में हुआ, है ना। 1776 में क्या हुआ? ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन का टाइम, अमेरिका का रिवॉल्यूशन भी हुआ था, है ना। 4 जुलाई को आजादी मिली थी अमेरिका को 1776। एक्चुअली जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया था, बैटल ऑफ वाटरलू में। इन विच पोएम ऑफ शैले डू द फॉलोइंग लाइन्स, एलास आई हैव नो होप नोर हेल्थ नोर पीस विद नोर काम अराउंड। ना तो मुझे कोई हेल्थ की आशा है, ना शांति की आशा है, और ना ही मुझे कहीं भी चारों ओर मेरे शांति। स्टेंजाज रिटेन इन डिजेक्शन, दुख में लिखा गया स्टेंजा, ये पीवी शैले ने लिखा था, स्टेंजाज रिटेन इन डिजेक्शन। नेक्स्ट, बाय whom शैले हैज बीन कॉल्ड एज परफेक्ट सिंगिंग, किसने पीवी शैले को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा था, बहुत अच्छा गाते हैं? मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने पीवी शैले को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा। आर्नोल्ड का एक बहुत ही फेमस पेस्टोरल एलेजी है थायरेसिस, थायरेसिस, थायरसिस, ये उन्होंने अपने पिता थॉमस आर्नोल्ड के ऊपर लिखी। स्कॉलर जिप्सी भी, स्कॉलर जिप्सी और डोवर बीच भी काफी फेमस वर्क हैं पीवी शैले। ठीक है, सॉरी आर्नोल्ड के, आर्नोल्ड के
scholar defeat over which of Thais. Next, he wrote the following for Shelley. He is a beautiful and intellectual angle, beating in the void his luminous wings in way. ये बहुत ही सुंदर इंटेलेक्चुअल दिमागदार आदमी है और ये अपनी प्रदीप्ति वाले मतलब चमक वाले पंखों को बेकार कर रहा है। मैथ्यू एर्नोल्ड ने पीबी शैले के बारे में और परफेक्ट सिंगिंग बोर्ड भी मैथ्यू एर्नोल्ड ने लिखा। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ पोएटेस कमला दास? कमला दास का ओरिजिनल नाम क्या था? माधवा कुट्टीतम का नाम था मलयालम में। कमला दास उनका ओरिजिनल नेम था ही, और कमला सुरैया उन्होंने मोहम्मदन धर्म अख्तियार करने के बाद रखा। इसका नाम अब हो जाएगा, सभी आ जाता कुछ। मलयालम पैन नहीं था उनका, मलयालम की कवियत्री थी माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी। और कमला सुरैया उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद रखा। ये 1934 में पैदा हुई और 2009 में इनका निधन हुआ, 2009। ये फीमेल सेक्सुअल डिजायर और इंडियन वुमेन के एक्सपीरियंस को लिखने के लिए मानी जाती है। और कहते हैं बाद में उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये तो मेरी कहानी है। निसिम स्किल, देखो जितना भी सिलेबस है उसी सिलेबस से रिलेटेड आ रहा है। और ये अगले 8 जो दिन है इसमें मैं आपको सिलेबस ही कवर करा रहा हूँ जो मैं करा चुका। निसिम स्किल एक जूइस थे, बॉम्बे में रहते थे, है ना, निसिम इजकिल। और मराठी में भी उन्होंने एक वर्क लिखा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज किसने लिखा था? ये लिखा था निसिम इजकिल। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है, वो तो एनसीईआरटी करिकुलम में भी रखी गई है। निसिम इजकिल की जो फेमस पोएम है, एक तो पोएम्स के नाम से आई, पोएम्स। दूसरी आई नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें इन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा था कि माँ को अगर बिच्छू काटने लगा। गुड बाय पार्टी ऑफ मिस पुष्पा टीएस। इसमें क्या होता है, एक मिस पुष्पा की गुड बाय पार्टी होती है और उसमें जो होस्ट होती है वो इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाती। तो उसके बारे में इन्होंने लिखा था कि उस समय इंग्लिश को ज्यादा बड़ी लैंग्वेज माना जाता था। द वॉर्म, कीड़ा, पोएट, लवर, बर्ड वॉचर, ये भी इनकी पोएम है। मिड मानसून मैडनेस, ये भी निसिम इजकिल की पोएम है। द थीम ऑफ एलिनेशन इज सेंट्रल टू द पोएट्री ऑफ होम। एलिनेशन थीम किसकी सेंट्रल पोएट्री में होती थी? जो होती थी निसिम इजकिल की। और इन्होंने लिटरेचर और सेक्स पोएम 60, एक 60 पोएम के नाम से उन्होंने लिखा था अपना। और लिटरेचर और सेक्स के लिए जाना जाता है। इनका थीम होता था वॉल्ट व्हाइटमैन। आपको बताया था मैंने, वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा था अब्राहम लिंकन के ऊपर, ओ कैप्टन माय कैप्टन। और ये शादी के लिए होमोसेक्सुअल माना जाता था, गे, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। और ये भी कहा जाता है इनको अमेरिकन लिटरेचर में अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो अमेरिकन लिटरेचर को जान ही नहीं पाएगा। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी इन्होंने 9 पार्ट में लिखी थी। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, देखो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी 3 वर्ड है और 3 का वर्ड 9, यानी याद कर लो 3 का वर्ड 9 सेक्शन इसमें थे। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। अमेरिका, इन्होंने एक पोएम लिखी अमेरिका। आर यू द न्यू पर्सन ड्रॉन टुवर्ड मी, क्या आप नए आदमी जो मेरी ओर आ रहे हो? किसने लिखी? वॉल्ट व्हाइटमैन की पोएम्स है। एज आई इब्ड विद द ओशियन ऑफ लाइफ, बीट बीट ड्रम, ये तो बहुत ही फेमस रही। और बीट बीट ड्रम्स अमेरिका में क्रांति ला दी थी इसने, जब हमारे यहाँ इनकलाब जिंदाबाद नारा था। तो इसी तरह अमेरिका की ये पैट्रियट भी कहे जाने लगे और इन्हें देखने में बहुत लगाए थे। बीट बीट ड्रम्स कम अप फ्रॉम द फील्ड्स फादर, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। ये देखो ये हम जो बात कर रहे थे, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। फॉर यू ओ डेमोक्रेसी, gliding over all, glimpse, a here America singing, I sigh Louisiana, alive or growing, I sing the body electric। जब मैं गाता हूँ तो मेरी बॉडी में करंट आ जाता है। कोस्मोस, कोस्मोस
लॉन्ग टू लॉन्ग अमेरिका, खाली अमेरिका, लॉन्ग टू लॉन्ग अमेरिका, ए मार्च इन द रैंक्स हार्ड प्रेस्ड, and the road unknown, a noiseless patient spider, oh captain my captain, oh me oh life. ये बहुत फेमस रही है इनकी, ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो अब्राहम लिंकन के लिए उन्होंने लिखी। ओ 10 faced प्रेरीज बॉय, 10 चेहरों वाले प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान होते हैं। ऑन द बीच एट नाइट, रात में समुद्र किनारे। ओन्स वन सेल्फ आई सिंग, oneself I sing, out of the cradle endlessly rocking, out of the rolling ocean the crowd, a passage to India, patrolling Barney Gate, from the sleepers, sometimes with one I love, song of myself, 1892 में आया था, song of myself, इन्हें इनकी ऑटोबायोग्राफी भी माना जाता है, song of myself, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन्होंने 2 बार लिखी। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, टाइम टू कम टू द स्टेट, विजिल स्ट्रेंज आई केप्ट ऑन द फील्ड वन नाइट, व्हेन आई हर्ड एट द क्लोज ऑफ द डे, दिन छिपने के बाद जब मैंने सुना, व्हेन आई हर्ड द लर्नड एस्ट्रोनोमर, व्हेन लिलियट लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम, whoever you are holding me now in hand, the world grew the brine, the wound dresser. ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए 60 के करीब, 125 है और 125 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जरूर मैराथन क्लास में, और जुड़े रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा रिलैक्स जरूर। जब लाइव लेते हैं तो देखो रिकॉर्डेड क्लास तो है नहीं, बिल्कुल एक से थक जाती हैं आंखें, इतनी बड़ी क्लास करना बड़ा मुश्किल होता है। इसे मैंने आपको 4 पार्ट में कराया, लगातार बोलना भी बड़ा परेशानी का सबब हो जाता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहो भाई, आपके लाइक से हमें